यहाँ पर तो ऐसा है, अगर आपको एजेंट बनना है तो आपको सिर्फ एक ऑफिस खोलना है और आपको प्रमोशन करनी है सोशल मीडिया पे, झूठ फैलाना है कि यहाँ के वीज़े हैं वहाँ के वीज़े हैं, तो आप एजेंट बन जाते हो। लेकिन एजेंट बताते हैं कि तुम इलीगल तरीके से कमाओ, लीगल तरीके से मत कमाओ। आप यूएस से जा ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल दिखा रखा है। स्टडी वीज़ाज का रास्ता बताया एजेंट्स ने कि तुम स्टडी वीज़ा के लिए जाओ और वहाँ पे तुमने सीधा वहाँ से यूएस से चले जाना। जो यूएस जाना चाहते थे वो पहले कनाडा गए और कनाडा से वो निकल गए यूएस से। तो ये सब एजेंटों ने उन्हें बताया। अब जो बेचारे यूएस से गए वो वापस इंडिया आ जाएंगे। कई लोग हैं जो अभी 1990 में गए हुए हैं, 95 में गए हुए हैं, अभी तक वो इंडिया वापस ही नहीं आ पाते हैं, बस घर पैसे भेज रहे होते हैं। और अभी इस टाइम जो चल रहे होंगे उन्हें तो पता ही नहीं है कि यूएस रिपोर्ट कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो इसी खुशी में कि हम तो दीवार टापने वाले हैं। किसी भी कंट्री का वीज़ा आने में मैक्सिमम 2 या 3 महीने लगते हैं, ये भी ज़्यादा है। जैसे यूरोप के केसेस में 14 दिन में वीज़ा आ जाता है, यूके में 15 दिन में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया तो कई बार 2 दिन में वीज़ा दे देता है। जो इलीगल एंट्री है तो आप फ्रॉड ही करके जा रहे हो ना। उसके बाद फिर वहाँ पक्के होने के लिए दूसरा फ्रॉड सोचते हो, फिर तीसरा करते हो। आप हर बार फ्रॉड ही करते रहते हो। आप सोच रहे हो तो चलो अभी मैं चाय पी के आता हूँ, उसी टाइम आपको हथकड़ी लगाते हैं और आपको जहाज़ में बिठाते हैं और आपको सीधा इंडिया भेज देते हैं। यूरोप भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है, जर्मनी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, फ्रांस स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। 50 लाख कोई दे रहा है, कोई 60 लाख दे रहा है, कोई 70 लाख दे रहा है। इतने इतने जंगल क्रॉस करके जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कुछ वहाँ जिंदा भी बचेंगे जाते हुए कि नहीं। तो उन्हें बस होप होती है कि हम 20 साल तक कुछ ना कुछ कमा लेंगे। तब तक ज़्यादातर जो एजेंट्स हैं वो ज़्यादातर रजिस्टर नहीं है। एजेंट जो हैं दूसरे जो रजिस्टर नहीं है और जो फ्रॉड करने की सोचते हैं। अगर मैंने +2 आर्ट्स में करी है, मेरे ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन एजेंट को कमीशन आ रही है एमबीए के कॉलेज से, तो वो क्या करेगा, आपको एमबीए की तरफ मोड़ देगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इमिग्रेशन पॉलिसीज़, धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट हो रही है। ये एक अच्छी बात भी है कि जो ट्रंप ने ये रूल निकाला है, इससे इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ी अब चौकन्नी हो गई है। इंडियन गवर्नमेंट भी अब थोड़े अपने स्ट्रिक्ट लॉज लेके आ रही है। वो तो डिपोर्ट इतने नहीं कर रहा जितने हम शोर मचा रहे हैं कि इतने डिपोर्ट होंगे। जो अमेरिका भी है वो बहुत ही तेज़ कंट्री है, उसे भी पता है कि जो 10 साल से टैक्स भर रहा है और वो इलीगल है, कभी डोंकी करके आया था, लेकिन 10 साल से इतना टैक्स पे कर चुका है कि यूएस को फ़ायदा हुआ है, ऐसों को वो डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हर मंथ करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है। आप ये देखो आपका वीज़ा क्यों आया है, किस पैरामीटर पे आया है, क्या प्रोफाइल लगी है आपकी, कैसे वीज़ा निकलते हैं। कोई एजेंट अगर बोल देना कि मैं तेरा वीज़ा लगा दूंगा तो वो तैयार हो जाते हैं। ऐसे में एजेंट उसका मौके का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे ले लेते हैं। काफ़ी दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़े गए फेक स्टिकर्स पे, आप फेक कनाडा वीज़ा पे आप कनाडा की फ़्लाइट कर रहे हो। तो जब अगर किसी कारणवश उसकी डेथ होती है तो यूएस भी उसमें हाथ नहीं डालता है कि हम तो जानते नहीं इसको। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन जी, जो अमेरिका के अंदर 10 से 12 साल रह के आए हैं। आजकल आपको पता ही है क्या हालात चल रहे हैं अमेरिका के अंदर, लोग डिपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्हीं चीज़ों के आसपास हम बात करने के लिए आज डॉक्टर नितिन जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने बुलाया मुझे। और कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। ठीक ठाक। हाँ जी, हाँ जी। 10 से 12 साल अमेरिका में क्या किया आपने? मैंने पीएचडी करी है वहाँ से। अच्छा। मेरी पीएचडी फिज़िक्स में है, हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से, और न्यूयॉर्क के पास पड़ता है ये। ठीक है। तो मैं एज अ साइंटिस्ट काम करता था वहाँ पर। थोड़ा और भारी आवाज़ में बात अच्छा, करोगे, आवाज़ की प्रॉब्लम हो अच्छा, सकती अच्छा। है। हाँ। मेरी पीएचडी वहाँ से। हम्म। तो मैंने वहाँ 10 साल काम किया एज अ साइंटिस्ट। तो फिर उसके बाद मैं कोविड के दौरान यहाँ इंडिया में आ गया वापस। कोविड के दौरान कैसे आना हुआ? उस टाइम वहाँ पे कोविड की जो वहाँ जो संकेत थे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट थे, वहाँ बहुत ही भयानक थे। वहाँ डेथ जल्दी रैपिड तरीके से हो रही थी, तो मैं भी इंडिया घबरा के गया था। मुकाबले। इंडिया के मुकाबले इंडिया ने तो फिर भी कंट्रोल कर लिया था। हाँ। इस बात की इंडिया को दाद दूंगा मैं, इंडिया ने कंट्रोल कर लिया था। यूएस में इतने मेजर थे नहीं, तो वो पैनिक के चक्कर में फिर काफ़ी भारतीय वापस आए उस टाइम, उनमें से मैं भी था। वो किस तरीके से आया, जैसे कि मतलब एक तो अमेरिका ने भेजे हो या फिर इंडियंस ने या फिर जैसे मोदी जी ने कुछ किया हो भाई आ जाओ, वो कैसे वापस आए थे? नहीं, जैसे मैं वहाँ पे अपनी उस सोसाइटी में रह रहा था, हम्म। तो वहाँ देख रहा था आए दिन वहाँ पे डेथ्स हो रही हैं, हम्म। और प्रिकॉशन मेजर इतने उनके थे नहीं कुछ, तो कोविड किट्स नहीं थी उपलब्ध वहाँ पर। तो फिर हमें लगा कि बेटर है कि हम कुछ टाइम के लिए यहाँ इंडिया आ जाएं, 1-2 महीने के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तब वहाँ से चल पड़ा था। तो मैं इंडिया आ गया, फिर 6 से 7 महीने 8 महीने वर्क फ्रॉम होम ही इंडिया कर रहा कैसे आए फिर आप? था। इंडिया नॉर्मल जैसे आते हैं, फ्लाइट से आ गया था मैं। उस टाइम फ्लाइट्स तो चल रही थी जब स्टार्ट हुआ था कोविड। और फ्लाइट चल रही थी तो मतलब आपके पास वीज़ा कौन सा उधर का? मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है वहाँ का। अच्छा, आपके पास अमेरिका ग्रीन कार्ड हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ फिर जी। तो अभी बहुत ईजी हो गया होगा आने हाँ, जाना। फिर तो कभी भी और जाओ। जिनके लिए ईजी नहीं था वो उन्होंने क्या किया वैसे फिर उधर?
जिनके लिए ये नहीं था, तो अगर मैं वो डिपोर्ट की बात करूँ तो वो तो देख रहा हूँ मैं, डोंकी रूट से जा रहे हैं, इलीगल तरीके से जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है वहाँ सरवाइव करना। ओके। नहीं, जो लोग मतलब डोंकी रूट से गए थे या फिर 2 नंबर से गए होंगे, वहाँ पे जाते रहते हैं, तो उनका क्या हुआ कोविड के दौरान? वो तो आ नहीं पाए होंगे। वो नहीं आ पाए। वो तो अगर अगर किसी की डेथ भी हो गई होगी तो वो वहीं पे रह गया। कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कोई कुछ नहीं? इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो बहुत बड़ा खतरनाक सिस्टम था वैसे बिल्कुल पर, है ना? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास वीज़ा ही नहीं है, आ सको जा हाँ, सको। वीजा ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो देखो मतलब कितनी बड़ी समस्या है, अगर हम दूसरे देश के अंदर जा रहे हैं, उन वहाँ का वीजा नहीं, जैसे कुछ और तरीके से जा रहे हैं, तो आप आ ही नहीं सकते वापस। अगर कुछ उधर कोई बड़ी महामारी आ गई या कुछ वैसी चीज़ होगी, मतलब आपका इंडिया आने का मन करे, तो आ ही नहीं सकता बंदा। बिल्कुल नहीं, जैसे आप इलीगल तरीके से जाते हो तो वैसे भी आप 10-12 साल, 15 साल, 20 साल तक आ ही नहीं सकते। कई लोग हैं जो अभी 1990 में गए हुए हैं, 95 में गए हुए हैं, अभी तक वो इंडिया वापस ही नहीं आ पाते हैं, बस घर पैसे भेज रहे होते हैं। क्योंकि जिस दिन वो आएंगे उस दिन डिपोर्ट ही होंगे। तो वो हाँ बेचारे छुप के रहते हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं। किसी कंट्री को आप टैक्स तो पे कर रहे हो, फाइल आपने लगाई हुई है, आप पक्के हो नहीं रहे हो, लाइसेंस आपका बना हुआ है, आप वहाँ का हाउस रेंट दे रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, ग्रोसरी का सामान ले रहे हो उस पर टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन आप इंडिया नहीं आ सकते। तो उसका सोल्यूशन क्या है फिर, क्या लगता है आपको? उसका सोल्यूशन है कि जो एजेंट्स आपको गुमराह करते हो आपको उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यूएस से जा ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल दिखा रखा है एजेंटों ने, क्योंकि उनको होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूटें इनसे। आजकल तो आपको पता ही है, ट्रम्प सरकार दोबारा आ गई उधर, और डिपोर्ट पे डिपोर्ट मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी कितने प्लेन आ गए हैं, अभी 200 आए, फिर 300 और मारे उन्होंने। तो ये रेगुलर बंदे ना चल ही रहा है। 300। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, रेगुलर ही वो डिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट ने अभी ये ठान ली कि हम इतने परसेंट तो हम डाल देंगे वापस उनकी कंट्री तो फिर से। आप तभी आ जा सकते हो। मैं तो आ जा सकता हूँ, अभी मैं यूएस गया था अपने बिजनेस के सिलसिले में, मेरी हाँ कंपनी वहाँ पर है एक, हाँ। आईटी कंपनी, तो उसके कब आए सिलसिले में आप? गया था। मेरे को हो गया 2 महीने हुए आए हुए, और अब मुझे फिर जाना पिछले अगले महीने। 2 महीने आपको आए होंगे उससे दौरान, जब ट्रम्प सरकार जी जी जी, बिल्कुल बनी बुनी बिल्कुल थी, या बिल्कुल। तो मैंने जनवरी के आसपास की बातें बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वहाँ के हालात देखे, तो मैं देख रहा हूँ कैंप्स में जो है हमारे हरियाणा के, पंजाब के और भी ज़िले के लोग वहाँ पर कैंप्स में पड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ पर उनको कोई वकील नहीं है उनके लिए, और उनको बस तैयार किया जा रहा है कि इनको अब डिपोर्ट करना है, हथकड़ियाँ पहनाई जा रही है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ। कि तो जो डोंकी से जा रहे हैं उनका तो बुरा हाल ही है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, उनको तो इंसान नहीं समझते। वो जो अंदर, मतलब जो अमेरिका के अंदर एंटर कर जाते हैं, वो कैसे होता है फिर? वो जो इन्होंने जो डोंकी का रूट है, जैसे इन्होंने मेक्सिको दीवार जब जैसे ही ये क्रॉस करते हैं, उसके बाद वहाँ पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, फिर उन्हें वो यूएस एंटर नहीं करती है, वो अपने बॉर्डर पे ही उन्हें रोक लेती है। क्योंकि एक बार इंसान अगर वहाँ बॉर्डर से क्रॉस करके किसी सिटी में एंटर कर गया, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं रोक के वो आउटर पे ही वो कैंप्स पे वहाँ डाल देते हैं उन्हें, कि हो यूएस में पर यूएस के बाहर ही हो आप। और फिर उसकी जांच पड़ताल करके फिर वहीं से उसको डिपोर्ट करते हैं, वहीं से जहाज़ में बिठा के इंडिया वापस भेज देते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है, जो मतलब ये जो कैंप के अंदर होते हैं, फिर कैंप से कुछ अंदर भी तो जाते हैं, हाँ, क्या वो क्या होता है? वो उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई होती है कि इसको, इसका जो है अब जो इसकी लीगैलिटीज़ हैं, जो ये इलीगल उस पे आया है, तो इसको किस कैंप में रखना है, क्या कैंप ए में रखें, क्या कैंप बी में रखें, या इस कैंप में रखें या दूसरे कैंप में रखें, तो उसको शिफ्ट करा जाता है। उसकी पूरी पूरी वेरिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये लीगल तरीके से ये जो बोल रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर असाइलम ही क्लेम करते हो आप, आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो देखते हैं कि वाकई में इसको असाइलम चाहिए। तो 90-95% लोग तो फ्रॉड होते हैं, जो बोलते हैं कि हमें असाइलम चाहिए, कोई ना कोई कहानी बनाते हैं, वो एजेंटों ने उन्हें बोला होता है बस एक कहानी बता दो, आपको पॉलिटिकल खतरा है, या आपको आपके परिवार से है या इन लॉज से है, वही कहानी कर देते हैं। तो वो जब उन्हें पता चल जाता है कि ये कहानी झूठ है, तो उनकी लिस्ट बनाते हैं, फिर उन्हें दूसरे कैंप में डालते हैं कि इनको ये डिपोर्ट वाला जो कैंप है उसमें भरो, और पता किसी को नहीं चलने देते। तो आपको भरते हैं, आपको लगता है शायद आपकी फ़ाइल क्लियर होगी, बट आपको वो डिपोर्ट के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और आप सोच रहे हो तो चलो अभी मैं चाय पी के आता हूँ, उसी टाइम आपको हथकड़ी लगाते हैं और आपको जहाज़ में बिठाते हैं और आपको सीधा इंडिया भेज देते हैं। वो जिस देश से है उस देश में भेज देते हैं, मान लो। बिल्कुल। ये है तो बड़ी खतरनाक सी चीज़, मतलब अगर, और जो डोंकी वाले बच्चे होते हैं वो तो लगा के भी 65-65 लाख, 70-70 लाख, 50-50 लाख रुपए जाते हैं, लेके लगा के जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल 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 और खतरा भी होता है फिर उनको डिपोर्ट बिल्कुल होने का। बिल्कुल बिल्कुल। 50 लाख कोई दे रहा है, कोई 60 लाख दे रहा है, कोई 70 लाख दे रहा है, ज़मीनें अपनी बेच के जा रहे हैं, इतने इतने जंगल क्रॉस करके जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कुछ वहाँ ज़िंदा भी बचेंगे जाते हुए कि नहीं। देखो मुझे एक चीज़ लग रही है
कुछ ना कुछ तो होप होगी उधर। अगर वो 50 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं तो कोई ना कोई होप के सहारे जा रहा है उधर वो। तो फिर वो होप क्या होती है उनकी, वो बताओ थोड़ा। देखिए होप क्या है कि क्योंकि जो डॉलर का प्राइस है वो इस टाइम 80 नहीं, 86। वो तो एक कमाने का जरिया हाँ हो जी, हाँ गया। जी। वो जो डिपोर्ट ना होने से बचने के लिए कोई होप तो वो लेके जाते हैं। ऐसा है ना कि वहाँ पर क्या है कि 10 में से 2 लोगों को वहाँ पे असाइलम उनकी ग्रांट हो जाती है। ग्रांट का मतलब है कि आपका केस चलता है, हम्म 10 साल 15 साल 20 साल तक केस चलता है आपका वहाँ पे। हम्म तो उन्हें बस होप होती है कि हम 20 साल तक कुछ ना कुछ कमा लेंगे तब तक। और हम्म उन्हें होता है कि एक हम अमेरिकन ड्रीम वहाँ पे जी लेंगे। हम्म और अगर हमारे पास 2 साल पड़े हैं तो हम कुछ सोच सकते हैं, 10 साल पड़े हैं तो हम कुछ सोच सकते हैं। इसी होप के सहारे वो जाते हैं। और कई ऐसा नहीं, कई लोग वहाँ पे भी 15-15 20-20 साल से रह रहे हैं। और हम्म कई लोग तो भी 2 महीने गए थे और 2 महीने में डिपोर्ट होके आ गए हैं, ऐसा भी केसेस हैं। तो वो लोग केस वही देखते हैं जो 20-20 साल से वहाँ पड़े हैं। वो लोग इंस्टाग्राम पे फोटो लगाते हैं हमारे हम पक्के हो गए हैं, पीआर मिल गई है, पर ऐसा पीआर होती नहीं है। वो आ ही नहीं सकते वापस यहाँ पे। उसी होप के सारे यहाँ के लोग हमारे वहाँ जाते हैं और वो कैंप्स में जाते हैं। कई लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, कई लोगों का केस पेंडिंग चलता है तो वो 2 साल 5 साल 10 साल निकाल देते हैं वहाँ, लेकिन वापस नहीं आ सकते इंडिया। यही है। मतलब जो लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे फोटो वगैरह अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, या फिर मतलब एक वो बनाई जाती है, आस बनाई जाती है बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया के जरिए। तो फिर वो लोग उनकी भावना में बह जाते हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल मैं भी बिल्कुल जाऊँगा, मैं भी बिल्कुल। यूएस से जाऊँगा। क्योंकि आप एक बार आप जो इलीगल एंट्री है तो आप फ्रॉड ही करके जा रहे हो ना। हम्म उसके बाद फिर वहाँ पक्के होने के लिए दूसरा फ्रॉड सोचते हो, किसी हम्म से मैं शादी कर लूँ या किसी तरीके से मैं वहाँ पे पक्के होने की कोशिश करूँ, और वो भी लीगल तरीके से, फिर इलीगल तरीके से, फिर दूसरा फ्रॉड करते हो, फिर तीसरा करते हो। आप हर बार फ्रॉड ही करते रहते हो, वो एक ना एक दिन तो पकड़ा जाता है। हम्म। तो फिर ये तो मतलब वही हो गया कि ये सोशल मीडिया का प्रभाव मान सकते हैं हम इसको। बहुत ज़्यादा। मैं जब, आप मानोगे नहीं, मैं जब वहाँ पे काम करता था तो एक बार मैं कार वॉशिंग स्टेशन गया अपनी कार धुलवाने। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ अपने हरियाणा की और एक पंजाब के वहाँ पे कार वॉश कर रहे थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं, मेरे उधर इंडियंस कम थे, तो मैंने उन्हें बोला कि भी ठीक है। तो मुझे कहते हैं अब घर आना हमारे। हम्म तो मैं रह रहा था 3 BHK में अकेला, हम्म वो रह रहे थे 1 BHK में 8 लोग। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहते कि आज वो हम कुछ खाते हैं बना रहे थे। वो तो देख रहा हूँ छोटा सा उनका 10 बाय 12 का कमरा होगा, उसमें 7-8 लोग थे और काफ़ी इलीगल रह रहे थे, कार वॉश में कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाई कि हमने एजेंट को पैसे दिए हैं, किसी को कहते हैं हमें 8 साल हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए हैं। बस वो कार वॉश स्टेशन में $1000, कोई $2000, कोई $2500 में, कोई छुप छुप के काम कर रहा है। बस ऐसी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। बस माँ बाप को पैसे भेज रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने पैसे लगाए हैं इतने, उसको रिकवर करने के लिए बस पैसे भेज रहे हैं। और अगर इस टाइम अगर वापस आएंगे तो उनका समाज उन्हें नहीं छोड़ेगा, उन्हें हम्म ताने देगा। कुछ सोशल मीडिया का प्रभाव है, कुछ हमारी सोसाइटी की भी गलती है हम्म कि अगर वापस आ जाएं वो, तो वो छोड़ेंगे नहीं उन्हें, वो ताने देंगे उन्हें। इस हम्म। चक्कर में वो वापस ही नहीं आ पाते हैं। ये चक्कर रहते हैं सारे ये अपने। ओके। फिर लीगल तरीके क्या क्या है उधर जाने के? लीगल तरीके हैं कि आप वहाँ पर स्टडी वीज़ा पे जाओ। आपका, आपको लगता है शायद स्टडी वीज़ा आपका ना हो, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। वर्क वीज़ा की ऑप्शंस होती हैं आपके पास, बिजनेस वीज़ाज़ की ऑप्शन होती है। आप 65-65 70-70 लाख लगा के आप किसी कंट्री में जा रहे हो, इतने में तो वहाँ पे आप एक बिजनेस वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर हम्म आप स्टडी वीज़ा नहीं कर सकते। और स्टडी वीज़ा में अगर आप थोड़ा आइल्स और पीटी वगैरह कुछ निकाल दो स्कोर अपना, तब भी जाया जा सकता है। ज़रूरी है आपने इतने जान जोखिम में अपनी डालनी बिजनेस, है। आपने वीजा की बात करी, बिजनेस वीजा में मतलब क्या कुछ बिजनेस कर सकते हैं उधर, क्या ऑप्शन होते हैं? जैसे इंडियंस, मतलब मैं ही यहाँ से 65 लाख 70 लाख रुपये लगा के मैंने बिजनेस वीजा ले लिया, तो क्या काम, मतलब मुझे पहले ही काम उनको बताना पड़ेगा मैं क्या करूँ उधर जाके? हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर ढूंढना पड़ता है कि हम काम करेंगे क्या। क्योंकि जैसे यहाँ पे भी अगर आपको, अगर अपनी दुकान खोलनी, तो पहले आप दुकान के लिए रिसर्च करोगे, सर्च करोगे कौन सी दुकान मैं खोलूँ, कैसे खोलूँ, उसमें हम्म आमदनी भी है कि नहीं है। तो हमें होता है कि आप पहले वहाँ अच्छे से रिसर्च करो। अगर आपको लगता है कि आप इतने में आप दुकान वहाँ खोल सकते हो, फिर आप गवर्नमेंट को बताते हो, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हो कि मैं ये खोलना चाहता हूँ। फिर गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है इसमें लीगल तरीके से। फिर अगर उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, फिर आपको बोलते हैं चलो आप एक बार विजिट करो वहाँ पे, हम्म और विजिट करके देखो कि अब आपको लोकेशन ठीक लग रही है। अगर आपको ठीक लगती है, फिर आप उसके बाद पैसे वहाँ लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, और वहाँ पे आपको फिर गवर्नमेंट उसके बाद हेल्प करती है आपका बिजनेस वीज़ा इशू करने में, पीआर में, वो सिटीजनशिप में। जो आप बता रहे हो कि भाई आप चेक कर लो, वो कैसे जाते हैं फिर?
वो बिजनेस वीज़ा के अंतर्गत ही जाते हैं। उसमें आपको जो होता है कि वहाँ पे जो दुकान फाइनल होगी होती है, वो जो जो उसका ओनर होता है, उसको आप वहाँ पे टोकन मनी देते हो। उसके बाद आप जाते हो वहाँ पर, चेक करते हो कि वेरीफाई करते हो, क्योंकि अगर आप देखो, आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बस वहाँ पहुँचना है। अगर ये आपका मकसद है तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। आपका मकसद होना चाहिए कि आपको वहाँ बिजनेस करना है। अगर आपको वहाँ बिजनेस करना है तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पहुँचना है तो फिर आप डोंकी वोंकी के रास्ते से ही जाओगे, आप मिसगाइड होंगे और कुछ नहीं। तो वहाँ पे सरकार हमारे वाले किसी पर्सन को बिजनेस वीजा क्यों देगी? क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं यूके की सिर्फ बात करूं, इस टाइम यूके की हालत ऐसी है कि वो हमसे पैसे मांग रहा है। आप जो स्टूडेंट वीज़ा है इस टाइम, अगर आप देखो 11 12 15 लाख रुपए फीस जाती है एक साल की, और 2 साल की 30 लाख होगी। 30 30 लाख एक बच्चे से वो ले रहा है, तो उसकी कितनी आमदनी हो रही है। तो इस करके बिजनेस वीज़ा थोड़ा और महंगा आ जाता है, 50 लाख चला जाता है, 1 करोड़ जो आपको दुकान खोलनी होती है जो भी। अब वो तो इन्वेस्टमेंट दुकान में करेगा ना, हाँ, सरकार को कितने देगा? जो इन्वेस्ट करेगा तो उसमें सरकार लेगी उससे टैक्स। हम्म। फिर आप उसमें वहाँ पे एक सिटीजन को हायर करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो तो सरकार आपको फिर वैल्यू करती है और आपका बिजनेस वीज़ा इशू करती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सिर्फ आप वहीं पे अपने ही सारे लोग ले जाओगे, वहाँ पे खुद ही चलाओगे दुकान, तो फिर सरकार आपकी हेल्प नहीं करेगी। सरकार चाहती है उनका क्या प्रॉफिट है। जैसे आप स्टडी वीज़ा में आप खुद पैसे लगा के जाते हो तो सरकार का प्रॉफिट कर रहे हो, ऐसे ही बिजनेस वीज़ा में जब आप वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, तब आपका बिजनेस वीज़ा लगता है। जैसे कोई आम इंसान है, उसको वीजा लगवाना है, कोई स्टडी है, कोई बिजनेस वीजा या फिर वर्क वीजा है, वो खुद भी तो अपने फॉर्म भर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम, वो खुद। ये एजेंट तो आजकल बहुत मतलब काफ़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि भाई एजेंट ने लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो एजेंट कैसे बनते हैं, मतलब क्या उनकी क्या खासियत होती है, मतलब वो एजेंट कम के अंदर की बातें क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। वैसे नॉर्मल एजेंट होता है कि जिस जो एक एजेंट और कंसल्टेंट जिसको हमको बोलते हैं, उसके बाद लाइसेंस होता है। अगर वो वर्क वीज़ा इशू कर रहा है उसके बाद लाइसेंस होता है। लाइसेंस किस चीज़ का? भारत सरकार उसको लाइसेंस देती है कि अगर आप वर्क वीज़ा इशू कर रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप हमें बता रहे हो कि आपका ऑफिस यहाँ पर है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड हमारे पास है, हमें पता है कल को अगर आप फ्रॉड करते हो तो हम आपको ट्रेस कर सकते हैं, किसी का पैसा आप नहीं मारोगे। ज़्यादातर जो एजेंट्स हैं वो ज़्यादातर रजिस्टर नहीं हैं। दूसरा, अगर आप आईलेट्स कोचिंग सेंटर खोला आपने, हाँ। उसका भी अगर आप पंजाब में खोलते हो तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। तो काफ़ी हैं जो रजिस्टर नहीं हैं। सेम केस बाकी स्टेट्स में भी जाता है, कई में लॉ हैं कई में नहीं है। लेकिन जो जिस एप्लीकेंट को बाहर जाना है अगर स्टडी वीज़ा पे भी, तो उसे खुद रिसर्च करनी चाहिए कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। होता क्या है कि अगर मैंने +2 आर्ट्स में करी है तो मेरे ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन एजेंट को कमीशन आ रही है एमबीए के कॉलेज से, तो वो क्या करेगा, आपको एमबीए की तरफ मोड़ देगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। वो 10 फाइल उठाएगा, उसकी 2 फाइल भी लगी, उसका पैसा हो गया, मिल गया उसको। लेकिन जो 8 रिफ्यूज़ हुई है उसका क्या? आपकी तो ज्योग्राफी फील्ड थी। आप ज्योग्राफी में अगर मास्टर करते तो आपका वीज़ा भी आराम से इशू हो जाता। तो इसमें क्या है कि हम भी जागरूक नहीं हैं। एजेंट्स इसीलिए बेवकूफ़ बनाते हैं, एजेंट इसलिए फ्रॉड करते हैं, पैसे ले लेते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि हम ही अलाउ कर रहे हैं ना उनको। ओके। तो अ, जो मैंने एजेंट वाली बात बोली, एजेंट कैसे बनते हैं? मतलब मुझे एजेंट बनना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर तो ऐसा है, अगर आपको एजेंट बनना है तो आपको सिर्फ एक ऑफिस खोलना है और हाँ। आपको प्रमोशन करनी है सोशल मीडिया पे, हाँ। झूठ फैलाना है कि यहाँ के वीज़े हैं वहाँ के वीज़े हैं, तो आप एजेंट बन जाते हो। आपके पास फाइल्स आती हैं तो आप एजेंट बन ऐसे तो जाते हो। कोई बन सकता है ऐसे तो। यहाँ पर सब ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन कोई क्वालिफाइड एजेंट नहीं है जिसको पता हो, जो गाइड कर सके। सबको ये है कि हम बस पैसे लूट लें। फिर मतलब अभी तक कोई रूल ऐसा आया नहीं है, हालांकि मैंने पढ़ा था अभी पेपर में, न्यूज़ पेपर में, हरियाणा गवर्नमेंट को लॉ लाने वाली है इसके ऊपर। हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट इसमें कर रही है काम। पंजाब गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट हो चुकी है, वो काफ़ी अब शिकंजा कस रही है। ये एक अच्छी बात भी है कि जो ट्रंप ने ये रूल निकाला है, इससे इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ी अब चौकन्नी हो गई है। इंडियन गवर्नमेंट भी अब थोड़े अपने स्ट्रिक्ट लॉज लेके आ रही है। हरियाणा गवर्नमेंट भी अब सोच रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी ला रही है। तो इससे क्या होगा कि फ्रॉड केसेस थोड़े कम होंगे। थोड़ा केस कम, वो कम कैसे होंगे, क्या लगता है आपको कैसे हो सकते हैं कम? ये मैं भी इसमें काफ़ी काम कर रहा हूँ,
तो मैं भी जल्दी आपको कुछ आपके पॉडकास्ट पे दोबारा आपको बताऊंगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। तो मैं कुछ एक अपना ही कुछ कर रहा हूँ जिसमें कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रॉड उसमें काफ़ी कम हो। और मुझे लगता है कि अब जो मैं आने वाले टाइम में अपना एक लॉन्च करने वाला हूँ अपना प्लेटफॉर्म एक, उसमें आपको दिखेगा कि फ्रॉड काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जो वो आप जो भी कर रहे हो बता जी जी सकते हो, जी। अभी बता सकते हो? नहीं, मैं आपको अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा। अच्छा, चलो वो भी कुछ अच्छी चीज़ होगी अगर आपने कुछ सोच जी रखा है। बिल्कुल। ओ, जैसे अभी अफवाह उड़ी हुई है ना डिपोर्ट करने वाले की, तो मैं जानना चाहूँगा एक्चुअल सच्चाई क्या है उधर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भी हमको भी ट्रम्प डिपोर्ट ना कर दे। तो वो हवा है या फिर उसमें कुछ सच्चाई है क्या, वो बता दो एक बार। देखिए क्या ना, उनकी गवर्नमेंट ने कुछ नंबर डिसाइड किया है और वो ओवरऑल ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लिए किया है। मैक्सिकन्स के लिए किया है, इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, सबके लिए है। लेकिन उसने जो बोला उससे ज़्यादा हवा हमने बनाया है। वो तो डिपोर्ट इतने नहीं कर रहा जितने हम शोर मचा रहे हैं कि इतने डिपोर्ट होंगे। काफ़ी भारतीय वहाँ पर हैं जो भी एक काम लिस्ट कर में रहे आ हैं। रहा है 17,000 कुछ डिपोर्ट करेगा। जी 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 जी। इंडियंस की इसमें आई थी काउंटिंग। उससे ज़्यादा कई लाख इंडियंस काम कर रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो भी जो अमेरिका भी है वो बहुत ही तेज़ कंट्री है। उसे भी पता है कि जो 10 साल से टैक्स भर रहा है और वो इलीगल है, कभी डोंकी करके आया था लेकिन 10 साल से इतना टैक्स पे कर चुका है कि यूएस को फ़ायदा हुआ है। और उसको हम ना तो स्टेटस उसका लीगल बना रहे हैं और उसे हम भेज भी नहीं रहे हैं, तो ऐसों को वो डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अभी 2-2 4-4 महीने साल साल पहले गए हैं उनको सबको डिपोर्ट किया जा रहा है, जो 2-4 साल पहले गए हैं। क्योंकि उन्होंने ना तो अभी तक टैक्स कोई पे किया है। तो उनको लग रहा है कि जो अभी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनको तो जल्दी से जल्दी निकालो। जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उनका हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम उनको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं और वो इलीगल है और वो लीगल भी नहीं है। लेकिन उनके लाइसेंस बने हुए हैं, उनका वर्क परमिट इशू हो रखा है, लेकिन फिर भी वो इंडिया नहीं आ सकते। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे आप उधर थे, आपने पीएचडी किया, आप स्टडी वीजा पे गए थे उधर, जी 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 तो फिर आपने वहाँ पीएचडी करी, जी। और क्या क्या किया आपने उधर? मैंने पीएचडी मेरी थी स्टडी वीज़ा पे, फिर था मैं, उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई वहाँ पे। हम्म। फिर मुझे वर्क परमिट मिल गया, वर्क वीज़ा। फिर मैंने अप्लाई किया ग्रीन कार्ड के लिए, फिर मुझे ग्रीन कार्ड अप्लाई किया मैंने, तो मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। आप क्या कुछ काम करते थे उधर? मैं वहाँ फिज़िक्स में मेरी पीएचडी थी, तो मैं एज अ साइंटिस्ट काम करता था। फिज़िक्स में जो होते हैं जो लेज़र्स वगैरह की रिसर्च होती है उस पर मैं काम करता था। माइक्रोस्कोप वगैरह उसकी रिसर्च करते थे हम। तो फिर जब आप कोविड के बाद इंडिया आए, तो आपने बता रहे थे आप मेरे को ऑफलाइन कि मैंने यहाँ का हाल देखा एजेंटों का, मैं काफ़ी पैसे लूट रहे हैं, वो क्या कुछ देखा आपने उधर? जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पे अपनी एक आईटी कंपनी इस्टेब्लिश करी यहाँ पर। तो मैं आईटी कंपनी में काम करता था। तो मैंने एक मेरा क्लाइंट मेरे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे बताया कि वो इमिग्रेशन का काम करना चाहते हैं आईटी में। मतलब वो आईटी में कैसे? कि आईटी के जो होते हैं प्रोफेशनल जो यहाँ पे टीसीएस इन्फोसिस वगैरह में काम कर रहे हैं, उनको हम बाहर भेज सकते हैं कनाडा यूएस में आईटी की कंपनीज में। उनसे हम कुछ मिनिमम चार्ज करेंगे 25,000 30,000 50,000, और उसके बाद हम उनको भेजेंगे। इस मॉडल से हमने एक इमिग्रेशन कंपनी सेट करी और हमें पता नहीं था कि क्या चल रहा है पंजाब में और हरियाणा में। आप उस टाइम पता नहीं था? हमें पता नहीं था, हमने हमने कंपनी इस्टेब्लिश कर ली। तो हमें लगा उस कि कंपनी का नाम क्या? उस कंपनी का नाम था गोल्डन वीज़ा के नाम से ही थी वो कंपनी। तो हमने कंपनी इस्टेब्लिश करी और उसके बाद हमने काम शुरू किया। तो हमारे पास एक भी नहीं आया कोई ऐसा जो आईटी प्रोफेशनल था, जो आईटी में काम करता था। तो हमें लगा कि ये तो मॉडल चल ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सर्वे करना शुरू किया कि मेरी भी इमिग्रेशन कंपनी और साथ वाले की भी, बट वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। वो तो वर्क वीज़ा भी लगा रहे हैं, टूरिस्ट भी दे रहे हैं, वो स्टडी भी कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग मेरे पास आते थे, वो बोलते थे हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अब मैं तो आईटी का ही बंदा हूँ, मैं तो आईटी का ही काम करता था। तो फिर मैंने थोड़ी इसमें रिसर्च करनी शुरू करी कि पंजाब हरियाणा में ये हो क्या रहा है। तो फिर हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले, अपनी रिसर्च करी। तो उसमें हमें पता चला कि हर मंथ करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है। मतलब एजेंट आपसे पहले पैसे ले लेते हैं किसी तरीके से बोल के कि नहीं पहले 50,000 दे दो फाइल चार्जेस, 10,000 दे दो फाइल चार्जेस। इन्होंने अपने सेल्स के बंदे रखे होते हैं, तो ये सारे आप टारगेट पूरा करते हैं। क्योंकि एक तो मैंने ये देखा यहाँ पर कि इमिग्रेशन कंपनीज बहुत ही हाई फाई बनाई होती हैं, बहुत ज़्यादा होटल टाइप बनाई होती है, तो उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके स्टाफ के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 10-10 लाख पर मंथ के, 15-15 लाख पर मंथ के खर्चे होते हैं। अब ये 15 लाख रुपए पर मंथ के खर्चे निकालेंगे कैसे? फिर वो टारगेट के लिए सेल्स वालों को बोलते हैं कि आपका टारगेट है,
आपने ऐड निकालनी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फिर वो ऐड आती है आपको, उसे देख के आप हंसते हो। हर एक से अगर आप 25-25 हज़ार भी लोगे और 100 लोग भी आ गए तो आपके तो टारगेट नहीं हो गए पूरे। इस तरीके से फंसाते हो। तो फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे पास कोई भी आता था मैं उसे गाइडेंस देता था, क्योंकि मैं तब आईटी का ही कर रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे भी इस फील्ड में एंटर होना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका सलूशन क्या निकाला जाए। तो फिर मैं जब मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी, फिर हमने आईटी बंद करके, क्योंकि आईटी का यहाँ कोई था नहीं, फिर हमने स्टडी वीज़ा और हमने बाकी वीज़ास खोलने शुरू किए धीरे धीरे, और हमने लिमिटेड नंबर ऑफ़ फाइल्स लेनी शुरू की। और नॉर्मली हम फ्री में गाइड करते हैं सबको। कोई भी आता था हम बोलते थे अगर आपने कोई और एजेंट कर रहा है तो उसको बस ये उससे करवा लेना, ताकि आप एटलीस्ट आपके साथ फ्रॉड ना हो। पहले मतलब आप गाइडेंस के तौर पे ही थे? जी जी जी, मैं गाइड ही करता था, क्योंकि हमारा कोर बिजनेस तो आईटी का ही था। तो मेरे पास कोई भी आता था, क्योंकि मेरी भी इमिग्रेशन कंपनी उन्हीं के साथ थी, बाकियों के साथ ऑफिस। तो आते थे कि सर हमारा स्टडी वीज़ा है, उसने हमारे साथ ये फ्रॉड कर दिया, उसने हमारे पैसे ले लिए, कुछ हेल्प कर सकते हो। तो मैं फिर उनके पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके उनका पढ़ता था, उन्हें गाइड करता था। कईयों को मैंने पैसे दिलवाए, वापस करवाए, और कई लोगों के तो वीज़ाज़ भी लगवाए, और हम पैसे नहीं लेते थे। तो काफ़ी जब उसमें सक्सेस हमें मिली तो फिर हमें लगा कि हमें इस फील्ड में एंटर करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी आपके माध्यम से मुझे लगा कि आपको बुलाना चाहिए। जब भी हमारा कोई अगर वीज़ा आ रहा है तो आपको बुलाऊं और आप खुद जांच पड़ताल करो हमारी, और देखो, और एप्लीकेंट से पूछो कि हमने किस तरीके से उसका वीज़ा लगाया और हमने क्या उससे कोई नहीं, पैसे आप तो चार्ज किए कि जैसे नहीं। आप बता रहे थे भी गाइडेंस के तौर पे थे, फिर आपने वीज़ा लगवाने कब स्टार्ट किए? जब हमने गाइडेंस के तौर पे हमारे पास बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए और हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ी, तब हमने फिर उसके बाद पैसे लेने शुरू कर दिए कि हम आपसे पैसे लेंगे पहुंचने के बाद, बट हम पैसे ज़रूर लेंगे, लेकिन हम आपका काम पक्का करके देंगे। हम वही फाइल्स उठाते थे जिन पे हमें उम्मीद होती थी इनका वीज़ा आएगा। आपको पता कैसे लगा भी इनकी फाइल मंजूर हो जाती है, ऐसे मतलब क्या काम है? इसमें क्या ना कि हम उसकी, अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो अगर आपके 10वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स हैं, एटलीस्ट 55%, 60%, 60% तक अगर आपके हैं, और पीटी आइल्स में आपका 6 बैंड है, तो ऐसे में आपके वीज़ा आने के चांसेस 95% है। ऐसी ही फाइल हम उठाते थे। एजेंट जो हैं दूसरे, जो रजिस्टर नहीं है और जो फ्रॉड करने की सोचते हैं, वो उठाते हैं जिनकी पीटी स्कोर 40-45 आता है, 10वीं 12वीं में इतने स्कोर नहीं होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं काफ़ी जगह भटक चुके होते हैं, बहुत एजेंट्स के धक्के खा चुके होते हैं। तो इनको होता है कोई एजेंट अगर बोल देना कि मैं तेरा वीज़ा लगा दूंगा, तो वो तैयार हो जाते हैं। ऐसे में एजेंट उसका मौके का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे ले लेता है। तो फिर आप जैसे बता रहे हो कि भी पहले आपने आईटी का स्टार्ट किया, उसमें काम नहीं बना, फिर आपने गाइडेंस के तौर पे किया, वो फिर आपका सक्सेसफुल नहीं, खर्चा चाहिए कि उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने वीजे लगाने शुरू कर दिए, तो जी, फिर धीरे धीरे तो आप भी उनकी कैटेगरी में आ गए। आप उनसे अलग कैसे थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम उनसे अलग इसलिए हैं क्योंकि अभी तक हम ना तो फ्रॉड केस में इन्वॉल्व होते हैं, ना हम किसी को मिसगाइड करते हैं। ये हमारा रूल है। हम ना तो हमें है कि हमें बहुत पैसा कमाना है, हमें सिर्फ उतना कमाना है जितना जितना हम पचा सकते हैं। जितना हम, अगर किसी के 10,000 हमें चाहिए तो हम 10,000 ही लेंगे, उससे हम कोई लाख रुपए नहीं मांगेंगे। हम प्रॉपर गाइड करते हैं। और मेन बात यह है कि मैं एक एप्लीकेंट को अवेयर करना चाहता हूँ। बात सिर्फ वीज़े की नहीं है, उसने आगे भी ज़िंदगी में आगे जाना है, कनाडा या यूके यूएसए पहुँचना है, उसके बाद भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू होगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस एप्लीकेंट को, उस बच्चे को अभी से ट्रेन करूँ, ताकि वो आगे जाके भी सक्सेसफुल हो। वीज़ा बस एक माध्यम है किसी कंट्री में एंट्री करने का। हमें वीज़ा और भगवान के इक्विवेलेंट लगता है। हालांकि ये बस सिर्फ एक माध्यम है किसी कंट्री में एंटर करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्ट्रगल शुरू होगी वो कोई नहीं बताता है। तो हम तैयार करते थे, उन्हें अवेयर करते थे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 10वीं 12वीं में आपके ये मार्क्स हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें बनती है, तो आप भी ये बात समझो, मुझे एज अ एजेंट मत लो कि आपका बस वीज़ा आना चाहिए। आप ये देखो आपका वीज़ा क्यों आया है, किस पैरामीटर पे आया है, क्या प्रोफाइल लगी है आपकी, कैसे वीज़ा निकलते हैं। इस तरीके से हम समझाते कि हैं। ऐसा कोई केस बता सकते हो, जैसे कोई भाई कोई फ्रॉड हुआ हो किसी के साथ, वो आपके पास आया हो, या फिर आपने उसको अच्छी गाइडेंस दी, कुछ ऐसी आपके पास कोई केस आ, कुछ याद हो आपको? जी जी, एक केस आया था कनाडा स्टडी वीज़ा का जैसे। तो उसका एजेंट ने 2 बार उसका रिफ्यूज़ल आ चुका था। तो जब मैंने उसका चेक किया, उसकी नॉन मेडिकल में उसकी पढ़ाई थी, 10वीं और 12वीं उसकी नॉन मेडिकल में थी, और उसको जो था एजेंट बीसीए में डाल रहा था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में।
और ना तो उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है एसओपी, ना तो वो ढंग की बन रही थी कि क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको तभी एडमिशन देती है जब वो देखती है कि आपने 11वीं 12वीं जिस चीज़ में करी है उसी चीज़ में आप बीए बीकॉम या बीएससी करोगे या बीटेक करोगे, उसी फील्ड में करोगे। लेकिन एजेंट्स तो ज़्यादातर यहाँ पढ़े लिखे हैं नहीं, तो एजेंट्स ने क्या किया, उसका वीज़ा लगा दिया दूसरी कैटेगरी में, उसकी फ़ाइल लगा दी बीसीए में, तो उसकी 2 बार रिफ्यूज़ल आ गए। फिर वो मेरे पास आया, जब मैंने उसको समझाया कि तुम्हारी 11वीं 12वीं तुम्हारी नॉन मेडिकल में है, तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तुम्हें कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बीएससी मेडिकल में जाना चाहिए या बीएससी नॉन मेडिकल में जाना चाहिए, जब उसको समझाया तो फिर उसके बाद वो मुझे खुद ही बताने लग गया कि सर मेरे को लगता है मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। फिर मैंने बोला अब समझ में आ रहा है ना आपको। फिर मैंने उसे जब यूनिवर्सिटी दिखाई कि इस यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो सकती है, फिर उसका कॉन्फिडेंस खुला और उसने बोला हाँ मुझे लगता है इसमें हो जाएगी। तो अब मैं नहीं बोलता हूँ उसे कि उसका वीज़ा लगेगा, मुझे एप्लीकेंट ही बोलता है कि उसका वीज़ा लगेगा। जब मैं इस लेवल पे आ जाता हूँ तब मैं फ़ाइल लेता हूँ। अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेंट आया तो उसका शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस बताओ कि भाई आपका क्या प्रोसेस रहता है उसके साथ। वीज़ा वीज़ा आने के और जब मतलब उसको कहीं भेजना है किसी कंट्री के अंदर, वहाँ तक का प्रोसेस बताओ आप स्टार्टिंग से लेके। मान लो मैं ही आपके पास आया, मुझे वीज़ा चाहिए, भाई मुझे कनाडा जाना है, तो वो प्रोसेस बताओ आप एक बार क्या करते हो। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आप करते क्या हो, उनकी प्रोफाइल पूछता हूँ। अगर वो जॉब करते हैं तो वो कितने पैसे कमाते हैं। अगर मुझे लगता है कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप तो सबसे पहले तो आपकी सैलरी एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सैलरी में आप कनाडा जा नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो फिर उनको बोलते हैं कि या तो आप अभी 1 साल रुको, 6 मंथ रुको, जब तक आपकी कोई सैलरी में प्रमोशन ना हो, इंक्रीमेंट ना हो या आपका अदर बिजनेस ना हो, तब तक आप किसी भी एजेंट के पास जाओगे आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। जब मुझे लगता है उसकी प्रोफाइल ठीक है, फिर मैं उससे उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ, जैसे कि उनसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका पासपोर्ट, उनकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की। क्या वो सक्षम हैं कि अपनी ये टिकट्स लगा सकते हैं, क्या वो सक्षम है कि अगर एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं घूम के वापस आ सकते हैं। अगर वो पॉइंट्स उनके क्लियर होते हैं, जैसे कनाडा जब भी रिफ्यूज़ल देता है तो 3 पैरामीटर पे देता है। जैसे वो पूछता है कि वो बताता है कि हमें लगता है कि आप वापस नहीं आओगे, हमें लगता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब जब आर्थिक स्थिति सही नहीं है इसका मतलब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट वो बता रही है कि आपके तो पैसा नहीं है। और आप बात कर रहे हो कि हम 2-2 ढाई-ढाई लाख की टिकट खरीद के हम वापस आ जाएंगे, तो कनाडा को शक होता है कि आप वापस ही नहीं आओगे। जब इन 3 पैरामीटर्स को आप फुलफिल करते हो, आप बताते हो हाँ मैं वापस आ जाऊँगा, मेरी बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे पड़े हैं कि मैं टिकट लगा के वापस भी आ सकता हूँ, खर्चा भी कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, तब कोई भी कंट्री आपको वीज़ा डिनाई नहीं करता है। सभी कंट्रीज आपको वेलकम करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन जब आपकी प्रोफाइल, आपकी आर्थिक स्थिति शो नहीं हो रही होती है बैंक में, जब आपकी आर्थिक स्थिति पता नहीं चल रही होती है आपकी प्रोफाइल में, यहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगता है। यहाँ पे एजेंट्स आपका फ़ायदा उठाते हैं। हर एक मैंने जो यहाँ देखा है कि ज़्यादातर आर्थिक स्थिति सबकी ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में सही नहीं है। ओके। तो डॉक्यूमेंट में दिखता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वैसे हमारे पास पैसा है, तो वो डॉक्यूमेंट पे हमें दिखाना होता है। तो डॉक्यूमेंट पे अगर हम जो बिज़नेस कर रहे हैं हम आईटीआर प्रॉपर भरें हैं, हम आईटीआर ही नहीं भरते हैं। हमारे सीए भी नहीं हमें बताते हैं कि आईटीआर भरो, वो बोलते हैं ठीक है आपकी जो फ्री की आईटीआर है 5 लाख की आईटीआर, 6 लाख की आईटीआर, 7 लाख की आईटीआर भरो बस। लेकिन इतनी आईटीआर में कनाडा जैसा देश, बड़े बड़े कंट्री, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये नहीं देते एंट्री। कितने लगभग कितने की आईटीआर चाहिए उनके लिए। कम से कम अगर आपको इन बड़े देशों में अप्लाई करना, तो अब तो आ गया जैसे अब एक टैक्स रिफॉर्म, 12 लाख तक की आईटीआर आपकी होनी चाहिए मिनिमम। 12 लाख की आईटीआर हो, आपके पास इतना बैंक में पैसा हो कि आप आ जा सको, उसके बाद भी पड़ा हो। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास तो थे 5,000 रुपये और आपने 10 लाख रुपये कल ही डलवा लिए। जब आप वो स्टेटमेंट लगा के अपनी अपलोड करोगे फाइल एम्बेसी में, तो देख लेंगे कि भाई आपके पास तो पैसे थे ही नहीं 6 मंथ से और आपने सीधा 10 लाख अभी डलवाए हैं, तब भी आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जिससे वीज़ा नहीं आता है। अगर ये चीज़ें आप फुलफ़िल करोगे तो आपका 98% आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। किसी भी कंट्री का वीज़ा आने में कितने दिन लगते हैं। किसी भी कंट्री का वीज़ा आने में मैक्सिमम 2 या 3 महीने लगते हैं, ये भी ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे कनाडा के केस में हुआ था कि कनाडा और इंडिया का कुछ रिलेशनशिप में हुआ था दिक्कत, तो कनाडा के वीज़ाज़ आने में 6-7 महीने लग गए थे, पर वैसे नॉर्मल 1-2 महीने में सबके वीज़ाज़ आ जाते हैं।
जैसे यूरोप के केसेस में 14 दिन में वीज़ा आ जाता है, यूके में 15 दिन में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया तो कई बार 2 दिन में वीज़ा दे देता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, और कनाडा 2 महीने मैक्सिमम। यूएस जो है वो आपका 0 डे भी आपको बता देगा आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं। वो पासपोर्ट ले लेगा तो आपका वीज़ा आ गया, नहीं लिया तो आपका वीज़ा नहीं आया। वीज़ा आने में पासपोर्ट की कितनी अहमियत है? पासपोर्ट का मतलब एक्चुअल में काम क्या होता है उधर? पासपोर्ट का मतलब होता है कि आपकी एक आइडेंटिटी है, जैसे वो तो है, मैं जी इंडियन जी नेशनलिटी है मेरी, जी। मैं इंडियन हूँ। वो जो वीज़ा वाला काम है उसमें पासपोर्ट की क्या काम है उसका? मेन क्या होता है कि पासपोर्ट पे आपका स्टिकर लगता है। हम्म। तो वो स्टिकर जो होता है, अगर आप यूके अप्लाई कर रहे हो तो यूके जो है अपना अपना जो वीज़ा है वो बोलेगा आपको कि हम कहीं पे हम स्टिकर लगाएंगे, तो वो आपका पासपोर्ट पे जो पेजेस होते हैं उन पेज पे स्टिकर लगाता है अपना यूके का, जिसे हम वीज़ा बोलते हैं। कनाडा भी स्टिकर लगाता है, सारे देश स्टिकर लगाते हैं। ओके, तो उसका मतलब वीज़ा है। उसका मतलब वीज़ा है। कई कंट्री होते हैं जो स्टिकर नहीं लगाते, वो बोलते हैं हम पेपर वीज़ा देते हैं। जैसे साउथ कोरिया ने अब शुरू किया कि वो पेपर वीज़ा देता है, पहले वो स्टिकर लगाता था, वो पेपर वीज़ा देता है। कई कंट्री हैं जो उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया है कि आपके सिर्फ पासपोर्ट पे सिर्फ स्टैंप लगेगी जब आप एग्जिट करोगे या एंट्री करोगे बस। तो फिर जब फाइल लगाते हैं तो उसमें पासपोर्ट देना होता है उनको? जी जी। ऑनलाइन भी तो लगती हैं फाइलें। नहीं, फाइल तो ऑनलाइन लगती है जब आपका वीज़ा आता है। जैसे अगर मैं यूके का केस बताऊं तो आपको एम्बेसी में अपना पासपोर्ट डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर तो उन्हें लगता है आपका वीज़ा देना है तो आपको स्टिकर लगाकर आपके पासपोर्ट पे, आपके पेजेस पे वो आपको वापस कर देते हैं। अगर उनको नहीं लगता तो खाली पासपोर्ट दे देते हैं। ऐसी यूएस का है, ऐसी कनाडा का है। कनाडा ऑनलाइन सारी सबमिट करता है और उसके बाद आपको, अगर आपका वीज़ा इशू होता है तो आपको मेल करता है कि भाई अब आपका वीज़ा आ गया, हमने अप्रूव कर दिया, हाँ, पासपोर्ट लेके आओ। पासपोर्ट लेके आओ, हम स्टिकर लगाएंगे। वो एम्बेसी में जाता है, इंडिया के अंदर ही जो जी एम्बेसी है जी कनाडा की। जी जी जी। ये अब इन्होंने क्या किया है, वीएफएस करके थर्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको दे दिया सभी एम्बेसीज ने। तो ये वीएफएस ही हैंडल करती है। वीएफएस में जो कनाडा डिपार्टमेंट है वो आपके हैंडल करता है सारे। वीएफएस का मैं फुल है? वीएफएस जो है ये थर्ड पार्टी है, ये बाहर की कंपनी है जो इंडिया में भी बनाती है। तो ये कंपनी ने ले रखी है आउटसोर्सिंग सारी, जितनी भी एम्बेसीज हैं। एम्बेसी चाहती है अब हमारे पास डायरेक्ट कोई ना आए एप्लीकेंट, हमारे जो आए वीएफएस के थ्रू ही आए। तो जब भी आपको कोई, अगर आपको लगाना है कोई वीज़ा तो आपको वीएफएस ही जाना पड़ेगा। लेकिन कनाडा ही है जो आपका ऑनलाइन सबमिशन कर लेती है, लेकिन आपके जो बायोमेट्रिक होते हैं उसके लिए आपको वीएफएस जाना पड़ता है। और जब आपका वीज़ा आता है तो आपको वीएफएस ही पासपोर्ट देना पड़ता है। फिर पासपोर्ट जो है वो लेके वो वीएफएस कनाडा एम्बेसी को दे देता है। ओके। और अदर कंट्री का जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया का? अगर ऑस्ट्रेलिया का आपको लगाना है तो ऑस्ट्रेलिया आपको कोई स्टिकर वीज़ा नहीं देता है, वो सीधा एक आपको पेपर वीज़ा देता है। तो उसमें वो आपका ऑनलाइन सबमिट करता है सारा डॉक्यूमेंट और आपको ऑनलाइन ही जवाब आ जाता है, उसका वीएफएस से कोई लेना देना नहीं है। इधर हमारे आसपास चर्चा क्या, मैं बताता हूँ आपको भाई। सबसे मुश्किल वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का है, ऐसा क्यों? ऑस्ट्रेलिया ने पिछले कुछ 1-2 साल से वीज़ा देने ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रोफाइल अच्छी नहीं होती है, वही आईटीआर हम नहीं भरते हैं। तो ये इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं आता है। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पैटर्न पर ही चलता है। तो पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि न्यूजीलैंड ने भी काफ़ी टूरिस्ट वीज़ा इशू किए थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने टूरिस्ट वीज़ा तो इशू कर दिए थे, लेकिन जैसे ही कोई एप्लीकेंट, कोई टूरिस्ट जाता था न्यूजीलैंड बॉर्डर पे, मतलब एयरपोर्ट पे जाता था, उसको वहीं से वापस भेज देते थे। तो मैंने तो इतना हाल देखा है कि अगर आप 10 न्यूजीलैंड के अगर टूरिस्ट वीज़ा आए हैं तो 9 की एंट्री नहीं होगी, 9 के 9 वापस आ जाएंगे। वो उनसे क्वेश्चन करते हैं आपकी प्रोफाइल क्या थी। अब एजेंट्स ने ऐसी लगाई होती हैं प्रोफाइल्स, वो बेचारे बता नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं। तो न्यूजीलैंड समझ जाता है कि आप घूमने तो आ नहीं रहे हो, तो उन्हें वहीं से न्यूजीलैंड एयरपोर्ट से ही वापस भेज देते हैं। असाइलम का भी कुछ चक्कर होता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर? न्यूजीलैंड में असाइलम का नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ा स्ट्रिक्ट है। सेम ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एजेंट्स ने टूरिस्ट वीज़ा लगवाए, कभी लग गए थे जब, तो ऑस्ट्रेलिया ने एंट्री तो दे दी, लेकिन उसके बाद जब वो असाइलम वहाँ लगाने की कोशिश करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उन्हें बोलती है कि या तो आप कोई स्टडी करो। तो फिर ये स्टडी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक फ्रॉड किया अब दूसरा फ्रॉड, फिर स्टडी करते हैं तो आपका केस चलता है और उसके बाद 1 2 3 साल बाद आपको ऑस्ट्रेलिया वापस भेज देता है। कई केसेस ऐसे हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ किसी की उम्र एक एक की तो उम्र 55 साल की,
वो वहाँ पे टूरिस्ट गया और वहाँ पे उसने स्टडी में कन्वर्ट करवाया। अब उनकी एज 55 साल की है, वो स्टडी में कन्वर्ट कराया उन्होंने। फिर उन्होंने फिर वहाँ पे केस डाला वहाँ पे कि मुझे पक्का होना है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 3 साल में उन्हें वापस भेज दिया। वीज़ा के अंदर भी कुछ फ्रॉड होते हैं? वीज़ा के अंदर फ्रॉड काफ़ी होते हैं। जैसे पिछली साल कनाडा ने काफ़ी वीज़ाज दिए, तो कई एजेंट्स ने तो स्टिकर ही कॉपी कर लिए। तो सब मतलब पासपोर्ट पे स्टिकर ही लगा के अपने अपने दे रहे थे। तो काफ़ी दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़े गए कितने कि फेक स्टिकर्स पे आप फेक कनाडा वीज़ा पे आप कनाडा की फ़्लाइट कर रहे हो। अभी एक आया था महीना पहले, यूके के स्टिकर फ्रॉड वीज़ा पकड़े गए। एजेंट्स जो थे अपने, जो उनके जो एप्लीकेंट्स थे, उनको बेंगलोर से चढ़ा रहे थे, तो वो उन्होंने पकड़ लिया इमिग्रेशन वालों ने। तो काफ़ी ऐसे फ्रॉड आते हैं कि ये स्टिकर डुप्लीकेट कर वो लेते हैं। फ्रॉड का क्या सिस्टम है? जैसे वहाँ पकड़ लिया वो, तो फिर जिसने फ्रॉड किया वो कौन था? एजेंट्स ही होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। मतलब एजेंट ने खराब नकली स्टिकर दे दिया, जी जी। तो फिर उसमें उसका क्या फ़ायदा? वो तो पकड़ा गया, लेकिन फिर उसका फ़ायदा क्या कहाँ हुआ? इनमें क्या होता है ना कि ये 10, इन्हें लगता है कि अगर हम 10 स्टिकर ऐसे दे देंगे, गलती से अगर एक निकल गया, उनका तो होगा कि हमारी कमाई होगी, लेकिन जो 9 पकड़े गए जिन्होंने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनका क्या होगा, उन्हें मतलब नहीं होता है। वो जो 1% आप चांस बता रहे हो जाने का, वो होता है? पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। पहले काफ़ी हुए हैं ऐसे कि कभी वो चले गए, लेकिन अब नहीं होते हैं। अब इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। एजेंट्स को लगता है हम स्टिकर पे अभी अभी हम फ्लाइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़ी फिर अफवाहें एजेंट का फैलती फ़ायदा है। कहाँ हुआ इसमें? अब नहीं है, एजेंट्स को लगता है अब। जब वो जो उन्होंने फ्रॉड स्टिकर दिए, मान लो किसी ने, तो उसका फ़ायदा कहाँ हुआ? मतलब फ़ायदा कैसे हुआ? क्यों देगा फ्रॉड वो? यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एजेंट का कॉन्सेप्ट समझाऊँ। इधर एजेंट नाम क्या है कि मेन कंपनी तो कोई एक है, लेकिन बीच में यहाँ चेन सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे सुना चेन सिस्टम, कि मैंने आपको फाइल दी, आपने आगे दी, उसने आगे दी, आगे दी, आगे दी, जाके कोई 10th बंदा है जो हमारे लगा रहा है। तो वो लगा रहा है कि मैं पहुँच के पैसे लूँगा। तो जो एजेंट होता है जिसका फ़ायदा नहीं हुआ, वो सोचता है कि मेरे तो पैसे लग नहीं रहे हैं, अगर 1% हो गया तो मुझे तो पैसे बन जाएंगे। इस चक्कर में वो फाइल लेके आगे आगे दे देते हैं, तो उन्हें लगता है। तो अगर एक जैसे उसने फेक स्टिकर चढ़ाया, कभी उसने दूसरा नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा लगा के चढ़ाया होगा, तो उनको 10-15 फाइलों में 1-2 फाइल तो ऐसी आ जाती हैं कि उनका फ़ायदा हो जाता है। बाकी फाइलें सारी रिफ्यूज़ होती हैं, और जो फेक स्टिकर वाले हैं वो पकड़े जाते हैं। अब कोई भी नहीं चढ़ पाता फेक स्टिकर्स पे। तो ये तो बहुत बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ये स्कैम है जो पूरे हरियाणा पंजाब में फैल रखा है। मुझे तो, आप मानोगे नहीं, मुझे तो साउथ इंडिया से कॉल्स आती हैं कि सर वी आर कॉलिंग फ्रॉम बेंगलोर, हम वहाँ से बात कर रहे हैं, आपका हमने वीडियो देखा, तो आप हमारा कनाडा का लगा सकते हैं। तो वो पूछते हैं कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं सर हरियाणा से बोल रहे हो, वहाँ तो बहुत फ्रॉड होते हैं। अच्छा सर पंजाब भी साथ है? सर उधर भी होते हैं हमारे तो। बेंगलोर से कहते हैं हमारे को तो ठग लिया गया किसी एजेंट ने, उसने हमसे 20,000 ले लिए, किसी ने 50,000 ले लिए। तो मतलब पंजाब हरियाणा इस चीज़ में काफ़ी फेमस हो रखा है। साउथ में भी, साउथ में भी? साउथ में भी हो रखा है। केरला से कॉल आते हैं कि, क्योंकि ये बेचारे एड्स ही तो देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे एड्स देखते हैं। और एड्स इन्होंने ऐसी बनाई होती है, जैसे अब मैं अगर ऐड बना दूं अभी कि 2.5 लाख रुपए की सैलरी है लक्समबर्ग में, और सारी सैलरी आपको पैसे देने हैं, आपकी सैलरी से कटेगी, कुछ आपको पैसा नहीं देना, तो आप तो बोलोगे तो इससे बढ़िया क्या है। वो आपको सोना दिखाते हैं। जैसे लक्समबर्ग के पिछले साल बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ। पूरी वीडियो आती थी लक्समबर्ग के वीज़ा, लक्समबर्ग के वीज़ा, और कोई ऐसा वीज़ा वर्क वीज़ा था ही नहीं। मेरे पास कॉल आती थी सर लक्समबर्ग भेज दो, तो मैं बोलता था कोई वीज़ा ही नहीं, मैं कैसे भेजूँ। लेकिन वो बोलते थे वो तो सर लगा रहे हैं। तो मैंने बोला कि उन्हें एक बार फ़ोन करो आप, वो आपसे पैसे मांगेंगे। तो कहते सर हाँ वो तो पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा उन्हें वही चाहिए, उन्हें आपके वीज़े से मतलब नहीं है, उन्हें आपके 50,000 से मतलब है। 50,000 के अगर उनके पास 10 भी आ गए तो उनका तो हो गए, उनके 5 लाख बन गए। फिर नेक्स्ट ऐड निकालेंगे। ऐड में उन्होंने 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 दिए, उससे उन्होंने 5-10 लाख कमा लिए। वो उनका बस यहीं तक है, उनका मोटिव, उनका मकसद वीज़ा निकालना नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना है। तो फिर जहाँ इतने फ्रॉड चल रहे हैं, इतने फ्रॉड एजेंटों के बीच में, अगर मैं किसी एजेंट के पास जा रहा हूँ, तो मैं कैसे पता करूँगी ये एजेंट सही है? कैसे विश्वास करूँ मैं एजेंट के ऊपर? पहली बात तो आप पैसे मत दो किसी को।
इसी से आपका थोड़ा ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा कि किसी को पहले पैसे मत दो। अगर आप कोई भी वीज़ा लगाना चाह रहे हो, सारे जो ट्रांजैक्शन, अगर आप स्टडी वीज़ा लगा रहे हो, सारी ट्रांजैक्शन आपकी और यूनिवर्सिटी के बीच होनी चाहिए। हाँ। एजेंट को बोलो जिस दिन वीज़ा आ जाएगा उस दिन हम खुद ही मिठाई का डब्बा और पैसे लेके आ जाएंगे। लेकिन सारी ट्रांजैक्शन आपकी और यूनिवर्सिटी के बीच में होनी चाहिए। एजेंट का तो रोल ही नहीं होना चाहिए। एजेंट बीच में आ जाते हैं कि हम हमारे थ्रू करवाओ, 15 लाख हम भेज देंगे, उसमें से भी कमीशन ले लेते हैं, एम्बेसी फीस हम कर देंगे। ये तो मैं, अगर मैं खुद काम करूँ, यूनिवर्सिटी फॉर्म खुद फिल करूँगा, वो तो तब वाली बात होगी। मुझे करवाना ही मान लो एजेंट के थ्रू, तो उससे विश्वास कैसे हो भाई वो सही है कि गलत है, मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा? पहले तो आपको देखना पड़ेगा उसके सक्सेस रेट कितना है। हालांकि वो भी झूठ बता देते हैं, लेकिन आपको अगर एजेंट की असली पहचान करनी है तो आपको उसकी बातों से ही पता चल जाएगा। अगर आप स्टडी वीज़ा लगाने जा रहे हो तो आपको पहली बात वो यूनिवर्सिटी से बता देगा, आपको समझाएगा अच्छे से। मान लो मैं समझदार ही नहीं हूँ, जी जी। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आएंगी, वो कैसे फंसा सकते हैं एजेंट, तो किस तरीके की बात भी कर सकते हैं, वो सामने वाला विश्वास कर लेगा। तो फिर क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या लगता है आपको? इसमें इसमें पता क्या चक्कर है कि एक तो ये है ना कि हम, जो भोली वाली जनता है ना, वो तो आसानी से फंस जाएगी। और भी इमिग्रेशन में नहीं, बहुत जगह और जगह भी स्कैम होते हैं कि आपको फ़ोन पे आया, ओटीपी ले लिया, पैसे चले गए। ये स्कैम इसलिए होते हैं क्योंकि भोली वाली जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर तो आप किसी एजेंट का पता नहीं कर सकते हो, आप उसका ट्रैक ही नहीं कर सकते हो कि वो सही है कि गलत है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस एजेंट के पास जा रहे हो, कैसा है। और मैं जल्द ही एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करूँगा जिसमें आप ये सारा कुछ कर सकते हो, सारा कुछ पता कर सकते हो कि ये एजेंट कैसा है, ठीक है कि नहीं है। उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि अगर आप किसी एजेंट के पास भी आप जा रहे हो तो आप मुझे कॉल करें कि हम उस एजेंट के पास जा रहे हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं थोड़ा। तो ये है कि मैं आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि हाँ, आपके साथ बस फ्रॉड ना हो। इसमें आपका क्या फ़ायदा? मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, हमने तो शुरू ही आईटी से किया था, तो हम यहाँ फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं आए। ये है कि थोड़ा नहीं, किस, कहीं ना कुछ तो होता है। क्योंकि हमारा तो वीज़ा का चल ही रहा है, उससे हमें प्रॉफिट अच्छे से आ रहा है। तो एक हम्म, हम ये है कि एक इंसानियत के नाते जो इतना फ्रॉड हो रहा है, अब क्या ना, दुनिया के साथ फ्रॉड हो रहा है वो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन जो मेरे पास आ रहा है उसका तो रोक सकता हूँ ना। ये है। तो फिर अब नेक्स्ट फ्यूचर क्या लगता है आपको, कि भाई कनाडा के वीज़े कितने आसान है, यूके के वीज़े कितने आसान है, या फिर हमारा यूएसए के वीज़ा कितना आसान है? क्या आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? देखिए, आने वाले फ्यूचर में पहली बात तो फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एआई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कदम रख दिया है, और वो कदम इमिग्रेशन पे भी रखने लगे हैं अब। और जब एआई आ जाएगा तो वो इंसानों से भी बहुत बढ़िया है कि आप फ्रॉड कर ही नहीं पाओगे। एजेंट जितना मर्जी कोशिश कर ले, आने वाले टाइम में वो फ्रॉड भी नहीं कर पाएगा। आपको लीगल तरीके से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इमिग्रेशन पॉलिसीज़, धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट हो रही है कि अब आपको वीज़ा इशू नहीं होंगे अगर आप फ्रॉड करके जा रहे हो। अगर आप प्रोफाइल अच्छी कर रहे हो, आपके 10 रिफ्यूज़ल भी आ जाएंगे, फिर भी आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। जैसे इनमें हम एजेंटों का ही हाथ मान सकते हैं, जो मतलब इतने वापस आ रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, या फिर इंडिया की भी तो बेइज्जती हो रही है बिल्कुल। बाहर जाके, जैसे यूएसए कनाडा के अंदर। तो इसमें एजेंटों का ही हाथ हो सकता है, जितनी फ्रॉड करके कुछ तो यही लूट लेते हैं, कुछ वहाँ जाके लूट लेते हैं। अब देखो ना, जैसे कनाडा में अब, अभी ये कनाडा में अभी पिछले साल से यूएस का रास्ता खुला एक। हम्म, जो यूएस जाना चाहते थे वो पहले कनाडा गए, और कनाडा से वो वहाँ उन्होंने वहाँ से निकल गए यूएस से। तो ये सब एजेंटों ने उन्हें बताया। अब जो बेचारे यूएस से गए वो वापस इंडिया आ जाएंगे। स्टडी वीज़ाज़ का रास्ता बताया एजेंट्स ने कि तुम स्टडी वीज़ा के लिए जाओ, और वहाँ पे तुमने सीधा वहाँ से यूएस से चले जाना है। तो ये गलत काम, ये गाइडेंस जो है ये एजेंट ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जनता को तो पता ही नहीं है। वो तो बस बोल रहे हैं मुझे कमाने जाना है, वो ऑनेस्ट है, वो कमाने जा रहे हैं और वो घर भेजते हैं पैसा। उनका तो मोटिव ही होता है कि हमने कमाने जाना है। लेकिन एजेंट बताते हैं कि तुम इलीगल तरीके से कमाओ, लीगल तरीके से मत कमाओ। सपने दिखाते हैं जिन सपनों में हम फंस के अपना बुरा कर लेते हैं। और अब आपके सामने है कि जैसे ट्रम्प डिपोर्ट कर रहा है, कनाडा भी स्ट्रिक्ट हो रहा है। कनाडा अब वीज़ाज़ नहीं इशू कर रहा, पिछली साल उसने बहुत किया, अब कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा है अब। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है वीज़ा नहीं इशू कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा ना इशू करने का कारण है कि फिर आजकल यूरोपियन देशों में ज़्यादा परसेंट बढ़ रहा है, यूरोप जाने का। यूरोप जाने का बढ़ रहा है। अब यूरोप भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है, जर्मनी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, फ्रांस स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। पिछले लग्जमबर्ग। साल लक्समबर्ग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
पिछले साल माल्टा ने वीज़ाज दिए थे, स्टडी वीज़ा, तो यूरोपियन यूनियन ने माल्टा को डांट लगा दी कि इतने वीज़ा कैसे इशू कर दिए, क्योंकि अगर 1000 को इशू किए हैं तो 990 बंदा माल्टा से निकल के कहीं और ही चला गया, माल्टा में है ही नहीं वो, तो वो गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने बंद किए थे क्योंकि स्टडी वीज़ा में जाते थे, फर्स्ट ईयर में 4 दिन क्लास लगाई तो डीन को लगा, स्टूडेंट जो वहाँ प्रिंसिपल है उनको लगा कि भाई हमारा तो पूरा फुल हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में देखा क्लासेस खाली है क्योंकि सारे चले गए। देखा उन्होंने, फिर रिपोर्ट निकाली, ये बच्चे हैं कहाँ के, कहते इंडिया के। कहते इंडिया से कहाँ के, कहते हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के बच्चे हैं। तो वो सारे चले गए, सारे चले गए। सारे वहाँ यूनिवर्सिटी से निकल के कहीं और ही करने लग गए इलीगल काम। तब जाके ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया कि नहीं, हमें इंडियन स्टूडेंट अब इस कैटेगरी में चाहिए, इतने परसेंट होने चाहिए, इतने, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बच्चा ही निकाल पाएगा या जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी, बाकी हमें चाहिए ही नहीं। यूएस भी ऐसा कर रहा है, कनाडा भी शुरू कर देगा, यूके भी शुरू कर चुका है, न्यूजीलैंड भी कर चुका है, यूरोप बचा है वो भी करने लग गया, तो अब कंट्री बचा ही नहीं। आप जैसे यूएस से गए थे तो आप और कौन से देशों में गए हो? मैं साउथ कोरिया में रहा हूँ, जापान में रहा हूँ, फ्रांस में रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ, और यूएस से रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, कनाडा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ। तो इन सभी देशों में काम के सिलसिले में जाता था मैं, पढ़ाई के सिलसिले में जाता था, तो यहाँ पे ही मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता था, बिज़नेस के सिलसिले में करता था। आजकल अब बिज़नेस के उसमें जाता हूँ काफ़ी। तो आपकी लगते रहते हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा जायजा वायजा भी लेते हो कि वीज़ा का क्या चल रहा है इधर, इंडियंस क्या कर रहे हैं इधर उधर? जी जी, मैं लेता रहता हूँ कि वहाँ पर जो इंडियंस की लाइफ है वो क्या सेट हुई है। अगर इतने पैसे हमने दिए तो मैं वहाँ देखता हूँ, वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है इंडियंस का, काम की तंगी है, क्योंकि इलीगल तरीके से आप गए हो, पैसे नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे, और लोग वहाँ पे आपसे, उन्हें भी समझ में आ गई है गोरों को कि इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इनको कैश पे काम करवाओ, क्योंकि कैश की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती है, आपका पता ही नहीं उनका भी चलेगा। टैक्स बच जाता होगा। उनका भी टैक्स बच जाता है। अगर आपको वहाँ उन्होंने $20 में हायर करना है, वो आपको $10, $8 में हायर कर देंगे। अगर आप $10 में आपको हायर कर रहे हैं, दूसरा इंडियन आके बोलेगा सर मैं 8 में कर लूँगा, तीसरा श्रीलंकन आके बोलेगा मैं 6 में कर लूँगा। तो ऐसे आप वहाँ पे कभी कभी आप घर से पैसे मंगवाते हो, तो इतने बुरे हाल है वहाँ। तो फिर बाहर का पर्सनल कब रुकेगा, क्या लगता है आपको? जब तक वो अपना इन्फ्लुएंस बना के रखेंगे, वो एक हौवासी बना के रखेंगे, तब तक तो क्रेज़ नहीं होगा। जब तक इंस्टाग्राम में किसी इंडियन की फ़ोटो आती रहेगी कि भाई मैं तो यहाँ गाड़ियों में घूम रहा हूँ, और बल्कि वो गाड़ियाँ वहाँ साफ़ कर रहा होता है, तो मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ, तब तक ये क्रेज़ ख़त्म नहीं होगा। एजेंट्स बढ़ते रहेंगे और बढ़ेंगे। अब तो डिपोर्ट हो गए, डिपोर्ट होके जो आ रहे हैं, अब देखो एक बार किसी को आदत लग जाती है बाहर रहने की, जो कि गलत भी नहीं है, तो उसको तो इंडिया में अच्छा नहीं लगेगा ना। वो तो वहाँ मेहनत कर रहा था, चाहे इलीगल गया था, पर वहाँ पे तो मेहनत करके 2 रोटी कमा रहा था। अब वो वापस आ गया, अब वो उसे लग रहा है कि यार मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ तो इतनी सैलरी भी नहीं है। वो वहाँ जाके ऑर्गेनाइज हो चुका है, यहाँ पे जैसा भी रहा होगा वहाँ जाके उसे ऑर्गेनाइज हो चुका है, वो मेहनती हो चुका है। तो यहाँ पे वो, अब वो उसे पता है मेरे को मेहनत करनी आती है, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, तो वो कोशिश करेगा मेरे को बाहर जाना है। वो फिर उन एजेंट्स के चक्कर में पड़ेगा कि यार मुझे बाहर भेज दो, मैं बहुत बुरा हाल हो रहा है। मेरे सामने एक केस हुआ, एक तो एक 12 साल पहले डिपोर्ट होके आए थे, तो कहते मैं सर मैंने 18 साल काम किया है, मैंने यूके में काम किया, मैंने यूरोप में काम किया है, और मैं क्योंकि डोंकी के रूट से गया था, अब मैं 3 साल पहले डिपोर्ट होके इंडिया आ गए। कहते सर अब मेरा मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ तो काम ही नहीं कर रहा कोई, अब मेरे को तो मेहनत करने की आदत पड़ चुकी है, मैं तो 18 साल बाहर काम किया है, मुझे सर भेज दो किसी तरीके से। वो डोंकी जाने को तैयार हो रखा था, बस मेरे को यहाँ नहीं रहना, क्योंकि वो काम करना जानता है, स्किल सेट आ चुका है उसके पास। फिर वो कहता सर भेज दो मुझे, कहीं भेज दो। तो मैंने बोला कि ऐसे तो आप जा नहीं पाओगे, तो उनकी फिर मैंने वाइफ का, उनका कनाडा का उनका वीज़ा लगाया, स्टडी वीज़ा, स्पाउस फिर लगाया। मैंने कहा लीगल तरीके से आप जाओ, फिर वो स्पाउस वीज़ा पे फिर वो दोनों गए वहाँ पे, और उनकी वाइफ स्टडी कर रही है वहाँ पे, अब वो खुश हैं। और ये तो एक केस मेरे पास आ गया, ऐसे कई केसेस हैं जो सीधा वो जो एजेंट्स हैं जो डोंकी कराते हैं उनके पास चले जाते हैं। अगर ये मेरे को ना मिलते तो ये डोंकी करके अभी अमेरिका अमेरिका जा रहे होते कहीं, और वो भी वाइफ के साथ पता नहीं क्या हो डोंकी जाता। तो रुक ही जाएगी मेरे ख्याल से अब। रुक जाएगी, रुक रुक जाएगी जाएगी, ना, रुक जाएगी, रुक क्योंकि ट्रम्प जाएगी। सरकार ने जब डिपोर्ट करा डोंकी वाले रास्तों को, तो डोंकी तो रुक ही जाएगी। लीगली रुक जानी चाहिए, लेकिन एजेंट्स का बहुत सारा पैसा इसमें फंस जाएगा ना, वो कमा नहीं पाएंगे, तो वो अफवाह फैलाएंगे ना, नहीं अब ट्रम्प सरकार ने अब बैन अब नहीं कर रही है कुछ, नहीं अब मैक्सिको के बॉर्डर। मेरे पास तो कई आते हैं, हाँ सर, कई एजेंट्स आते हैं सर,
हमारे को काम दो, फाइल दो, हम तो डोंकी भेज देंगे, आपका ही फ़ायदा होगा। तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि हम ऐसे काम करते नहीं हैं। तो मुझे वो कहानियाँ सुनाते हैं, सर वो रूट खुल गया, मेक्सिको का सर रूट खुल गया, क्लियर है सर, ये तो अफवाहें हैं। क्योंकि उनको फाइल्स चाहिए, उनको पैसे चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक भी निकल जाए तो हमारा फ़ायदा हो जाए, पूरे साल का हमारा खर्चा निकल जाए, क्योंकि आदत लग चुकी है उनको। अब अभी जब ये चल रहा है ट्रम्प वाला मामला, और जो लोग अभी डंकी के रूट में हैं, जो ये मतलब शुरू होने से पहले जिन्होंने डंकी रूट में स्टार्ट कर दिया था, इंडिया से चल पड़े थे, कितना टाइम मिलता डंकी रूट में? डंकी रूट में बोलते हैं वो कि सर हम आपको 14 दिन में पहुंचा देंगे, 1 महीने में। कई लोग तो ऐसे हैं साल साल तक डंकी रूट पे ही चले हुए हैं। और अभी जो ट्रम्प ये जो 3-4 महीने से चल रहा है कि ये डिपोर्ट कर रहे हैं हाँ, कई। मैं यही पूछने वाला था कि भाई जो जो चल पड़े थे न्यूज आने से पहले, ट्रम्प वाली न्यूज आने से पहले, जो डंकी रूट में थे, उनका वो तो डिस्कनेक्ट हो रहे होंगे, उनके पास तो कोई न्यूज ही नहीं आ रही होगी। उनके तो फ़ोन्स, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो डोंकी करवाते हैं एजेंट्स इतने चालाक होते हैं, इनसे फ़ोन्स ले लेते हैं, इनसे पैसे ले लेते हैं, सब कुछ, ताकि इन ये पहली बात परिवार वालों से, न्यूज़ से डिस्कनेक्ट हो जाएं। तो जो 4 महीने पहले से चले हुए थे डोंकी रूट पे, और अभी इस टाइम जो चल रहे होंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि यूएस डिपोर्ट कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो इसी खुशी में है कि हम तो दीवार टापने वाले हैं। और एजेंट्स इतने चालाक है कि उन्हें दीवार टपा देंगे और टपाते सार पैसे ले लेंगे। और उन्होंने दीवार टापनी है और उन्हें पता है 4 दिन बाद उन्हें वापस आ जाना है। अब एजेंट बोलेगा इसमें मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो यही कहा था आपको कि मैं तो यूएस जैसे ही पहुंचाऊंगा, मैं तो पैसे ले लूँगा। पर लेकिन एजेंट ये नहीं उन्हें बता रहा कि अभी वो बंद हो चुका है रूट। वो घर वालों को तो पता होगा ना, वो पैसे क्यों देंगे? घर वाले को, क्योंकि बात ये हो रखी, घर वाले कोशिश कर रहे होंगे कि मैं कनेक्ट करूं। अब जो एजेंट्स है वो बताते हैं कि नहीं, आपका लड़का जो है फ़ोन पे नहीं आ पाएगा, आपका लड़का वहाँ ज़ख्मी हो गया है, उसे पैसे चाहिए। परेशान करते हैं घर वालों को कि उसे वहाँ पे किसी ने किडनैप कर लिया, वो इतने पैसे मांग रहा है। अब घर वाले तो बोलते हैं ना कि हमारा एक ही लड़का है, उससे हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो वो तो पूरे जो एजेंट के इशारों पे नाचते हैं। अगर सपोज 60 लाख रुपए में बात हुई है, तो एजेंट को लगता है कि मैं कुछ तो पैसे निकालूं, तो वो फ़ोन करके बोल देगा 5 लाख दो जी अभी, वो तो वहाँ मर जाएगा नहीं तो। और वह फ़ोन काट देगा। अब आपके घर में सोचो क्या सिचुएशन होगी, आप तो 5 लाख कहीं से ही बेच के भी दोगे अपने आप को कि मेरे लड़के से बात करवा दे। और अगर मैं बोलूँ मैं नहीं बात कर रहे हैं, पेरेंट्स ये थोड़ा ना बोलेंगे कि नहीं कोई बात नहीं है, मरने दो, बात मत करवाओ। वो तो उसी टाइम 5 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे। बस एजेंट 5 लाख मिल गए, बहुत है। वो सब पैसों का खेल है। सब पैसों का खेल है। अब इमिग्रेशन में ज़्यादातर इंसानियत मर चुकी है। और बाहर जाना क्रेज भी तो इतना है ना कि भाई पैसे कमाओ, ये डॉलरों में कमाएंगे हम, बहुत ज़्यादा वो क्रेज़ है, कमाएंगे। बहुत ज़्यादा, इसी चीज़ ने देखो हरियाणा के गांव खाली कर दिए। बहुत ज़्यादा। नौजवान युवा है ही नहीं कहीं गाँव में, इधर नौजवान है कैथल ही नहीं। साइड तो हरियाणा के अंदर। अच्छा, मैंने ये कहानियाँ सुनी थी कि नहीं है, जब मैंने खुद देखी कि वहाँ तो नौजवान बचा ही नहीं है कोई, हम्म। सारे ही चले गए और कोई वापस नहीं आने वाला। कई तो ना गांव मशहूर हो रखे हैं हरियाणा में। एक गांव इस फिद्दों से इस साइड है, मैं गांव का नाम भूल गया। कैथल में एक गांव, मतलब कि गांव में कोई नौजवान दिखता ही नहीं है, ऐसा सूना पड़ा रहता है गांव। हाँ, है ही नहीं, सारे जा चुके हैं, सबकी कोठियाँ तैयार हो चुकी हैं, सबके घरों में थार, बहुत बड़ी महंगी महंगी इनोवा, मर्सिडीज़ खड़ी है वहाँ पे, फॉर्च्यूनर खड़ी है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। वो बस पैसे भेज रहे हैं क्योंकि वो वापस नहीं आ सकते हैं। कई जो नौजवान जो 21-22 साल में गए हैं, वो तो शादी भी नहीं कर पाएंगे यहाँ के, क्योंकि वापस ही नहीं आ सकते। ये भी चक्कर है। फिर उस पैसे का फायदा ही क्या जो आप यूज ही ना कर पाओ। बिल्कुल, कई कई शादी और करवा के बहुत गए तो हैं। मर भी जाते हैं उधर अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर काफ़ी की डेथ हुई पिछले साल। तो उनकी बॉडी लाने के लिए भी काफ़ी पैसे इकट्ठे करने पड़े। वो क्या प्रोसेस होता है, जैसे जब कोई मान लो दुर्भाग्य से वहाँ पे किसी की डेथ होगी अमेरिका के अंदर, अब वो गया था टंकी रूट पे, तब जब उसकी बॉडी वापस लाने के लिए क्या प्रोसेस चालू होता है? क्या है ना कि हम जैसे अगर हम सिर्फ अगर यूएस की बात करें, और सेम ही सब जगह है कि यूएस कहता है कि यहाँ पे ये इसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में तो वो इलीगल है। तो जब अगर किसी कारणवश उसकी डेथ होती है, तो यूएस भी उसमें हाथ नहीं डालता है कि हम तो जानते ही नहीं इसको, क्योंकि ये तो है ही नहीं। नहीं तो अगर वो वर्क वीज़ा पे होता या किसी वीज़ा पे भी होता, तो यूएस से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्रॉपर, और आप अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी यूएस में। एम्बेसी इसलिए बनाई गई है इंडिया की बाहर देशों में कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कई बार ऐसा भी होता है जैसे पासपोर्ट गुम जाता है आपका, हो सकता है किसी के साथ भी पर्स गुम जाते हैं, तो पासपोर्ट भी गुम जाता है, आप सीधा इंडियन एम्बेसी जाते हो यूएस में, या किसी भी जगह यूके में इंडियन एम्बेसी में जाते हो, वहाँ बोलते हो मेरा पासपोर्ट गुम गया है या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो उसी टाइम आपका पासपोर्ट 2 दिन में बना के दे देते हैं नया।
आपका पासपोर्ट कई बार एक्सपायर हो जाता है, तो वो वहाँ पे रिन्यू करके दे देते हैं। लेकिन इस केस में इंडियन एम्बेसी को तो आपका पता नहीं है। अब आप कैसे बोल दोगे कि ये हमारा नागरिक है और ये इलीगल है और आप इसका देख लो ज़रा। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो हाथ खींच लेती है। फिर बॉडी वापस आती तो है, वो कैसे आती है, मैं ये फिर पूछ रहा उसके हूँ। बाद फिर वो गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करती है, फिर इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करती है, वो बोलते हैं कि नहीं देख लो यार, ले आओ, कोई नहीं, चलो इलीगल गया था, तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के बाद आती है। पर इसमें हमारे भारत का नाम भी खराब होता है। हम्म, जो सीधा काम होना था कि अगर किसी तरीके से किसी की दुर्घटना में कुछ किसी तरीके से डेथ हो गई है, तो सीधी सी बात है, उसकी बॉडी वापस 2-4 दिन में आ जाती है वापस। लेकिन जब आप इलीगल हो तो गुहार लगानी पड़ती है। जिसने गुहार लगा दी गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट को नोटिस में आया, गवर्नमेंट ने फिर आगे इंडियन एम्बेसी को बोला यूएस में, और उन्होंने फिर आगे इंटरफेयर करके उन्होंने फिर वो बॉडी वहाँ पे भिजवाई। उसमें भी बहुत दिक्कतें होती हैं, वहाँ इंडियन एम्बेसीज को भी दिक्कतें आती हैं डॉक्यूमेंट बनाने। पासपोर्ट उसका होता नहीं है, उसके सारे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। असाइलम उसने क्लेम की होती है, उसके सारे डॉक्यूमेंट क्लेम करके उसके बाद जो बॉडी आपकी 24 घंटे में आनी चाहिए, वो आपकी 15-15 दिन, 20-20 दिन बाद आती है। इधर घर पे परेशान, इधर घर पे परेशान सारे। 20-25 दिन तो बिल्कुल वही होता है। बिल्कुल। तो इलीगल तरीके के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हमें तो सिर्फ पैसा दिखता है, वहाँ पे कुछ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान है। ओके, खैर, काफ़ी सारी डीप बातें करी हमने डॉक्टर नितिन जी के साथ। बहुत सारी डीप बात जो आपको पता नहीं होंगी। इसका मोटो भी यही था हमारे पॉडकास्ट का कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं एजेंटों के लिए, जब आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो हम फ्रॉड से कैसे बचें। तो काफ़ी सारी बातों का आपको जो है इसके अंदर उत्तर मिल चुका होगा। तो डॉक्टर नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट के अंदर आए, आपने इतनी बातें शेयर करी। और जो आपने बताया कि भाई हम वीज़ा वगैरह लगवाते हैं, आप वो और बता दो एक बार कैसे क्या होता है वो, एक बार। तो हमारा गोल्डन गोल्डन वीज़ा। वीज़ा है, जो हमारी ब्रांच है कुरुक्षेत्र में है। तो हम लोग स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा इशू करते हैं, हम लोग लगाते हैं। तो जिस किसी को भी लगवाना हो एटलीस्ट हमसे संपर्क करें। और इवन अगर आप किसी और एजेंट्स के पास पे भी, और अगर आपको लगता है कि कुछ वो मिसगाइड कर रहा है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने हम ही से फाइल लगवानी है, किसी से भी लगवाइए, लेकिन बस अवेयर होकर लगवाइए, ताकि आपके साथ अगला फ्रॉड आपके साथ ना हो। वही है कि आप फ्रॉड से तो बचा रहे हो, कभी आप ही ना फ्रॉड कर दो। नहीं नहीं। तो दोस्तों, आपका इस पॉडकास्ट में अगर आप अंत तक आए हो, अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो आपको काफ़ी सारी वैल्यू मिली होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।